हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इसमें आता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है इनमें से किसे दिया गया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है खिलाड़ी को दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन है मनु भाकर, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु और रोहित शर्मा। इसमें 4 खिलाड़ी का नाम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है मनु भाकर को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है यह अवार्ड दिया गया है मनु भाकर को। उसके साथ साथ जो है मनु भाकर निशानेबाजी, डी गुकेश शतरंज और हरमनप्रीत सिंह हॉकी और प्रवीण कुमार पैरा जंपिंग में जो है इसको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों यानी पद्म अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। तो 2025 में जो है कितने व्यक्तियों को, तो ऑप्शन है 138, 139 व्यक्ति, 132 व्यक्ति और 140 व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर जो है 139 व्यक्ति को जो है पद्म पुरस्कार जो है दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है 2025 में कुल 139 लोगों को पद्म पुरस्कार जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, जिसमें 7 जो है पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल थे। इन पुरस्कार विजेताओं में 23 महिलाएं, 10 विदेशी NRI, PIO और OCI और 13 मरणोपरांत सम्मान पाने वाले व्यक्ति भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था। तो जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष को जो है ऑप्शन है डॉक्टर वी नारायणन, S सोमनाथ, के शिवन और AS किरण कुमार। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया। तो 14 जनवरी 2025 को डॉक्टर वी नारायणन को जो है इसरो का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। तो ऑप्शन ए जो है डॉक्टर वी नारायणन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है पूर्ववर्ती में जो है उन्होंने S सोमनाथ को जो है रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अजय वॉरियर। अजय वॉरियर जो है 25 यानी अजय वॉरियर 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। तो अजय वॉरियर जो है ऑप्शन है फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर यूनाइटेड किंगडम जो है ब्रिटेन को जो है अजय वॉरियर भारत और यूनाइटेड किंगडम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी जो है इसका हो जाएगा। और यह जो है 8वां इसका संस्करण था। इसमें जो है कब हुआ था, 17 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक जो है इसका आयोजन किया गया था। और कहाँ किया गया था, तो फॉरेन ट्रेनिंग नोड महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान भारत में जो है इसका आयोजन किया गया था। भारतीय सेना जो है सिख रेजिमेंट के जवान जो है इसमें शामिल हुए थे और ब्रिटिश सेना जो है 4th लाइट ब्रिगेड की 2nd बटालियन रॉयल गोरखा राइफल्स जो है इसमें शामिल हुआ था। इसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव जो है आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करना, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान, सामरिक दक्षता और संयुक्त प्रतिक्रिया क्षमता जो है विकसित करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में लिपिड और प्रोटीन की छँटाई, टैगिंग और पैकेजिंग और वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है। तो इसका ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी तंत्र या गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा गोल्जी तंत्र। गोल्जी अपार्टस को कोशिका का पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। यहाँ पर प्रोटीन और लिपिड की छँटाई, टैगिंग और पैकेजिंग तथा उचित स्थानों तक उनका जो है वितरण किया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और लाइसोसोम अपशिष्ट पदार्थों का जो है इसमें पाचन करता है। तो इसका राइट आंसर जो है गोल्जी तंत्र या गोल्जी उपकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेड का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। तो लेड का रासायनिक प्रतीक ऑप्शन है LD, PB, Le और PD। तो लेड का रासायनिक सूत्र PB जिसको कि प्लम्बम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीसा को जो है प्लम्बम बोला जाता है। लेड का रासायनिक प्रतीक PB होता है। यह लैटिन शब्द जो है प्लम्बम से लिया गया जिसका अर्थ शीशा होता है।
इसी शब्द से प्लम्बिंग शब्द भी बना है, क्योंकि पुराने समय में पाइप जो है लेड से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल और कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है कोशिका जो है पौधों की कोशिकाओं में केवल सेल वॉल पाई जाती है। पशु कोशिकाओं में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाई जाती है। तीसरा है पौधों की कोशिकाओं में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाई जाती है तथा पशु कोशिकाओं में केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। नेक्स्ट आता है इसमें पौधों और पशु दोनों कोशिकाओं में केवल सेल वॉल पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा पौधों की कोशिकाओं में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक कठोर परत सेल वॉल होती है जो कोशिका को आकार और मजबूती देता है, जबकि पशु कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं होती, उनमें केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है जो पदार्थों के अंदर बाहर जो है जाने को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर पौधों की कोशिकाओं में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाई जाती है तथा पशु की कोशिकाओं में केवल सेल मेम्ब्रेन जो है इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है CPI 2024 में भारत का रैंक क्या था। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में ऑप्शन है 85वां, 90वां, 96वां और 102वां। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया। भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर रहा, जिसका स्कोर जो है 38 रहा। शीर्ष डेनमार्क जो है और फिनलैंड और सिंगापुर रहा। पड़ोसी देश पाकिस्तान 135वें स्थान पर, बांग्लादेश 149वें स्थान पर और श्रीलंका जो है 121वें स्थान पर अपना स्थान कायम रखा। नेक्स्ट आता है ओम का नियम यानी ओम श्लोक कब मान्य होता है। ओम श्लोक कब मान्य होता है। तो ऑप्शन है जब चालक का तापमान स्थिर रहता है, जब चालक का तापमान बदलता रहता है, जब चालक की लंबाई बदलती रहती है और नेक्स्ट इसमें है जब चालक का पदार्थ बदल दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है होगा ओम का नियम के अनुसार यदि चालक का तापमान और भौतिक अवस्था स्थिर रखी जाए तो चालक में प्रवाहित धारा उस पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। यदि तापमान बदलता है तो चालक का प्रतिरोध बदल जाता है और ओम का नियम मान्य नहीं रहता है। तो इसका राइट आंसर जब चालक का तापमान जो है स्थिर रहता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सितंबर 2025 में रेवंत अन्ना का सहारा मिस्किन ला कोसम योजना किस राज्य द्वारा जो है शुरू किया गया था। इसमें ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु। इसमें 4 राज्यों के ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर जो है तेलंगाना हो जाएगा। क्या होगा? तेलंगाना राइट आंसर होगा। इसमें जो है उद्देश्य जो है अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार और वित्तीय सहायता प्रदान करना। राशि 1 लाख तक की वित्तीय सहायता शुरू करने की तिथि सितंबर 2025 के आसपास। अन्य योजना इसी के साथ इंदिरम्मा अल्पसंख्यक महिला योजना भी जो है शुरू की गई थी। नेक्स्ट आता है इसमें एक व्यक्ति जो है बिंदु A से B तक 2 मिनट में 100 मीटर जाता 1000 मीटर जाता है और फिर वापस आकर बिंदु C तक 400 मीटर दूरी 2 मिनट में तय करता है तो उसका औसत वेग जो है एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। ऑप्शन है 2 मीटर प्रति सेकेंड, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड, 3 मीटर प्रति सेकेंड और 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर जो है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है A से B की दूरी जो है 1000 मीटर है, वापसी में B से C की दूरी 400 मीटर है। अतः A से C तक का कुल विस्थापन जो है 1000 माइनस जो है 400 यानी कि 600 मीटर हो जाएगा। कुल समय 2 मिनट प्लस 2 मिनट यानी 4 मिनट यानी 240 सेकेंड हो जाएगा। तो औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय जो है यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 मीटर प्रति सेकेंड जो है इसका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दर्पण यानी मिरर के लिए आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन का सूत्र क्या होता है। तो दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र तो इसका राइट आंसर दूरियों के रूप में गोलीय दर्पण के लिए जो है m बराबर यानी मैग्निफिकेशन बराबर
माइनस वी बाई यू होता है, जहाँ भी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी इमेज डिस्टेंस होता है। और नेक्स्ट आता है यू जो है इसमें जो है क्या होता है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। दूरियों के रूप में यानी लेंस के लिए जो है m बराबर वी बाई यू होता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन का महत्व। तो साइन कन्वेंशन का महत्व इसमें हम लोग जो है देखेंगे, तो धनात्मक m बराबर जो होता है प्रतिबिंब सीधा और आभासी यानी वर्चुअल होता है। ऋणात्मक जो है m जो है लेस देन 0 होता है, जिसमें प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है। m जो है ग्रेटर देन 1 प्रतिबिंब मैग्नीफाइड होता है, बड़ा होता है। m लेस देन 1 प्रतिबिंब जो है डिमिनिस्ड यानी छोटा होता है। m बराबर 1 यानी प्रतिबिंब वस्तु के समान के आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26 जून 2025 को निम्नलिखित में से किस संस्था ने अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया। तो 26 जून को तो ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संगठन या नाटो। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर यानी यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी कारण हर वर्ष 26 जून को यूएनओ का स्थापना दिवस जो है मनाया जाता है। इस प्रकार 26 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र संगठन ने अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया। और यूएन का उद्देश्य विश्व में शांति बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा और मानवाधिकारों की रक्षा करना इसमें दिया गया है। नेक्स्ट आता है प्लाज्मोडियम निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्रजनन करता है। तो प्लाज्मोडियम जो है ऑप्शन है बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन विधि, बहुखंडन या बहुविभाजन मल्टीपल फिजन, मुकुलन यानी बडिंग या खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा इसमें प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया रोग का परजीवी है। मानव शरीर में मुख्य रूप से बहुखंडन यानी मल्टीपल फिजन द्वारा अलैंगिक प्रजनन करता है। इस प्रक्रिया में एक कोशिका जो है कई बार विभाजित होकर अनेक नई कोशिका बनाती है। इसी कारण मलेरिया संक्रमण जो है तेजी से फैलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बहुखंडन यानी कि जो है मल्टीपल फिजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्रेगर जॉन मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स यानी शुद्ध नस्ल के पौधे का प्रयोग क्यों किया था। तो ऑप्शन है आनुवंशिक विविधता के अध्ययन के लिए, पौधों की वृद्धि पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, ऑप्शन सी है निश्चित एवं शुद्ध लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी समझने के लिए, और ऑप्शन डी है पौधों की वृद्धि को तेजी से रोकने के लिए। इसका जो है राइट आंसर होगा ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स वे पौधे होते हैं जो स्वपरागन करने पर भी हर पीढ़ी में समान लक्षण प्रदर्शित करते हैं। मेंडल ने ऐसे पौधों का प्रयोग इसीलिए किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दिखाई देने वाले लक्षण पर्यावरण के प्रभाव से नहीं बल्कि आनुवंशिक कारणों से होता है। इससे जो है उन्हें विरासत यानी इनहेरिटेंस के नियमों को स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिलती है। जिसका राइट आंसर निश्चित एवं शुद्ध लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी समझने के लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लास्टिक कचरे के निपटान यानी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से मुख्य रूप से सतत विकास का कौन सा लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है संबंधित है। तो ऑप्शन है SDG 11 यानी सतत शहर और समुदाय, दूसरा है SDG 12 यानी उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन, SDG 13 यानी जलवायु कार्रवाई, SDG 15 यानी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण। इसमें जो है इसका राइट आंसर जो है प्लास्टिक कचरे का निपटान सीधे तौर पर उत्पादन और उपभोग के तरीकों से जुड़ा होता है। SDG 12 का अर्थ होता है संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना और कचरे को कम करना, पुनः उपयोग यानी रीयूज और पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना। इसलिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट मुख्य रूप से SDG 12 से संबंधित माना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो SDG 12 उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें नवंबर 2025 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अंडरग्राउंड सुरंग जो है अंडरग्राउंड टनल के लिए जो है किस IIT से जो है साझेदारी यानी पार्टनरशिप किया है। तो IIT दिल्ली,
IIT हैदराबाद, IIT बॉम्बे और IIT कानपुर। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर नवंबर 2025 में DMRC ने IIT दिल्ली के फाउंडेशन फॉर द इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर FITT और अटल इंक्यूबेशन सेंटर के साथ एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य अंडरग्राउंड सुरंग से सीधे जुड़ी शोध एवं नवाचार गतिविधियों, शहरी मोबिलिटी समाधान और तकनीकी विकास को बढ़ावा देना, जैसे स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा संचालित सिस्टम और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट तकनीक आदि पर जो है काम करना है। तो किसके साथ? तो इसका राइट आंसर IIT दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि ABC के pH मान क्रमशः 3, 7 और 14 है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? A प्रबल अम्ल है, B प्रबल अम्ल है, A उदासीन है, C उदासीन है, C प्रबल क्षार है, C प्रबल क्षार है, B प्रबल क्षार है, A प्रबल क्षार है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा pH मान 7 यानी पदार्थ उदासीन होता है यहाँ पर B, और जो है P जो है 7 से कम होगा तो पदार्थ अम्लीय होता है। जितना कम pH होगा उतना प्रबल अम्ल होगा। तो A बराबर 3। pH 7 से ज़्यादा पदार्थ क्षारीय यानी बेसिक अल्केलाइन होता है। जितना अधिक pH उतना प्रबल क्षार C होता है। इसीलिए सही कथन A प्रबल अम्ल है और C प्रबल क्षार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाल ही में मई 2025 में न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए वकालत के कितने साल के अनुभव को फिर से अनिवार्य कर दिया है? तो ऑप्शन है 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष और 7 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा, सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई 2025 को यह निर्णय बहाल किया कि न्यायिक सेवा में प्रवेश स्तर के पदों जैसे सिविल जज, जूनियर डिवीजन के लिए उम्मीदवारों के पास कम से कम 3 वर्षों तक वकील के रूप में कानूनी अभ्यास यानी एडवोकेसी जो है प्रैक्टिस का अनुभव होना अनिवार्य है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि न्यायपालिका में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के पास प्रत्यक्ष कोर्ट रूम अनुभव हो। यह नियम पहले के 2002 के फैसले को उलटता है, जिसमें ताज़ा विधि स्नातकों को सीधे भर्ती की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट इसमें नियम बहाली जो है, सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ 2025 मामले में यह फैसला सुनाया, जिससे जो है निचली न्यायपालिका में जज बनने के लिए न्यूनतम 3 साल की प्रैक्टिस जो है जरूरी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चिप्स को ऑक्सीकरण यानी रेंसिडिटी और नमी से बचाने के लिए पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो चिप्स को ऑक्सीकरण के लिए तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा, चिप्स में मौजूद वसा यानी फैट्स ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ऑक्सीकरण यानी रेंसिडिटी के कारण खराब हो सकती है। तो नाइट्रोजन गैस एक निष्क्रिय गैस यानी इनर्ट गैस होती है। ऑक्सीजन को पैकेट से बाहर रखती है, नमी के प्रभाव को कम करती है, चिप्स को लंबे समय तक ताज़ा और कुरकुरा बनाए रखती है। इसी कारण से जो है चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस जो है भरी हुई पाई जाती है। नेक्स्ट है, यदि किया गया कार्य यानी वर्क जो है 100 जूल है और आवेश जो है 5 कूलम है तो विभवांतर यानी डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है कितना होगा? तो ऑप्शन है 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट और 50 वोल्ट। हम लोग जानते हैं वोल्टेज बराबर वर्क अपॉन जो है चार्ज यानी कूलम होता है। तो वर्क कितना है? तो 100 जूल है और चार्ज जो है 5 कूलम है, तो यानी इसका जो है राइट आंसर 20 वोल्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2025 में रूस और ईरान के बीच राजनीतिक, ऊर्जा और आर्थिक संबंधों को लेकर किस अवधि की रणनीति यानी साझेदारी के नए समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया गया है? तो ऑप्शन है 10 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा, रूस और ईरान ने 17 जनवरी 2025 को मॉस्को में एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि यानी कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और रक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में गहरा सहयोग शामिल है। यह समझौता 20 साल की अवधि के लिए बनाया गया है और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, ऊर्जा व व्यापारिक संबंधों को जो है मजबूत करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस का भाग है? ऑप्शन है स्पाइनल कोड, स्पाइनल नर्व, क्रैनियल नर्व या ऑटोनोमिक नर्व। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। इसका जो है राइट आंसर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस में केवल मस्तिष्क यानी ब्रेन और मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कोड शामिल होते हैं, जबकि स्पाइनल नर्व, क्रैनियल नर्व और ऑटोनोमिक नर्व सभी परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस के भाग होते हैं। इसलिए सही उत्तर जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी पदार्थ के कणों की गति के कारण दूसरे पदार्थ में अपने आप मिल जाना क्या कहलाता है? तो किसी पदार्थ के कणों की गति के कारण जो है दूसरे पदार्थ में अपने आप में मिल जाना, ऑप्शन है विसरण यानी डिफ्यूजन, संघनन यानी कंडेंसेशन, वशीकरण यानी एडजॉर्प्शन या ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा विसरण जो है डिफ्यूजन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के कण अपनी स्वतंत्र एवं यादृच्छिक गति के कारण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच अपने आप जो है फैल जाता है। उदाहरण के अनुसार पानी में स्याही की एक बूंद का धीरे धीरे फैल जाना। और अन्य विकल्पों में हम देखते हैं संघनन। संघनन जो है कंडेंसेशन यानी गैसों का द्रव में बदलना, वशीकरण यानी एडजॉर्प्शन यानी किसी सतहों पर कणों का चिपकना, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन ठोस का सीधे गैस में बदलना। इसलिए सही उत्तर जो है इसका डिफ्यूजन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, अमीबा में जनन के दौरान कोशिकाएं किस प्रकार विभाजित होती हैं? तो अमीबा में जनन के दौरान ऑप्शन है 2-2 करके विभाजित होती है, 4-4 करके विभाजित होती है, 8-8 करके विभाजित होती है या अनियमित रूप से विभाजित होती है। तो इसका राइट आंसर अमीबा में जनन के दौरान कोशिकाएं 2 भागों में विभाजित होती है। यह प्रक्रिया द्विविभाजन यानी बाइनरी फिजन जो है कहलाती है, जो एक लैंगिक जनन का एक उदाहरण है। तो इसमें जो है राइट आंसर 2-2 करके जो है विभाजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का प्रयोग जो है उद्योगों में किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो धातुओं के मध्य दरार का पता लगाने के लिए, धातुओं को पिघलाने के लिए, धातुओं को रंगने के लिए, धातुओं को ठंडा करने के लिए। इसका राइट आंसर जो है उद्योगों में अल्ट्रासाउंड तरंगों का उपयोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एनडीटी के रूप में जो है किया जाता है। इन तरंगों को धातु के भीतर भेजा जाता है। तो यदि अंदर कोई दरार यानी क्रैक, छेद या दोष होता है तो तरंगे परावर्तित होकर वापस जो है आ जाती है। और इसी परावर्तन के आधार पर जो है धातुओं के आंतरिक दोषों का पता लगाया जाता है बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए। इसलिए सही उत्तर धातुओं के मध्य जो है दरार पता लगाने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें 4 अभिक्रिया का नाम जो है दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है होगा कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनना अपघटन अभिक्रिया यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें एक अभिकारक यानी कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर 2 या अधिक सरल उत्पाद यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, क्योंकि इसमें ऊष्मा गर्मी की आवश्यकता जो है होती है। इसका जो है अभिक्रिया यानी रिएक्शन जो है कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट से प्रोड्यूस हीट इसमें देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में जो है यह प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सही है? पोटेंशियल एनर्जी ऑप्शन है यह कभी गतिज ऊर्जा में नहीं बदलती है, यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, इसका मान पृथ्वी की सतह पर शून्य माना जा सकता है, यह केवल गतिमान वस्तुओं में पाई जाती है।
इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा का सूत्र जो है mgh होता है। स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में बदल सकती है, जैसे ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु। पृथ्वी की सतह को अक्सर संदर्भ स्तर यानी रिफरेंस लेवल माना जाता है, इसलिए वहाँ स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य लिया जाता है। इसलिए सही कथन इसका मान पृथ्वी की सतह पर जो है शून्य माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जब कोई वस्तु समान वेग यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गति करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो त्वरण जो है शून्य होता है, VT ग्राफ जो है एक्स अक्ष के समांतर होता है, वेग और समय का गुणनफल त्वरण देता है, वस्तु समान दूरी समान समय में तय करती है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर समान वेग की स्थिति में वेग स्थिर रहता है, इसीलिए त्वरण जो है शून्य होता है। VT ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेग स्थिर होने पर रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है। वेग जो है x समय बराबर विस्थापन डिस्प्लेसमेंट देता है, त्वरण नहीं। तो त्वरण वेग के परिवर्तन की दर है, जिसका सूत्र जो है a बराबर डेल v अपॉन डेल टी यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम जो है होता है। इसीलिए गलत कथन है वेग और समय का गुणनफल त्वरण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है जुलाई 2025 में जो है स्विमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में किस कनाडाई स्विमर ने माइकल फेल्प्स का रिकॉर्ड जो है तोड़ा है। तो इसका ऑप्शन जो है समर मैकिंटस, केटी लेडेकी, एम्मा मैकेकोन और एरियाने टिटमस। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। इसका राइट आंसर जो है समर मैकिंटोश जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास निम्नलिखित में से किसने दिया है। तो ऑप्शन है जॉन डाल्टन, रॉबर्ट बॉयल, एंटोनी लेवोजियर, जे थॉमसन। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम सबसे पहले फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव यानी मास न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में जो है यह परिवर्तित होता है। इसमें जो है आगे है गति का नियम सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। रेडियोधर्मिता क्षय का नियम जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा जो है इसमें दिया गया था। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।